नमस्कार सभी को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सबसे फर्स्ट टाइम कैमिलियो गोल्गी ने देखा था। ये एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1898 में देखा था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये इसका डिस्क्रिप्शन में अगर बात की जाए तो ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, यानी कि इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर की होती है। ऑक्यूरेंस में ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता है, सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में जैसे अपना ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनके अंदर ये नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोट्स में जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर वैसे जनरली सभी में पाया जाता है, बट जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता। और प्लांट सेल के अंदर जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स हो गया, उनके मेल स्पर्म सेल के अंदर नहीं पाया जाता। और सीव ट्यूब्स होती है जो, उनके अंदर भी नहीं पाया जाता है। उसके बाद में जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है कि जहां पे गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है उसके आसपास काफी जगह पे कोई दूसरी ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए इसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी ये क्रिएट कर देती है वहां पे। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बहुत सारे नाम हैं। इसको गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, लिपोकॉन्ड्रियन भी कह सकते हैं। लिपोकॉन्ड्रियन इसको, इसके अंदर ज्यादा लिपिड की कंटेंट होने के कारण इसको लिपोकॉन्ड्रियन कहते हैं। बेकर्स बॉडी कह सकते हैं, इडियोसोम्स कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं। डिक्टियोसोम्स इनको जनरली प्लांट्स के अंदर कहा जाता है। प्लांट्स के लिए हम लोग ज्यादातर डिक्टियोसोम और गोल्गी बॉडी नाम यूज लेते हैं टर्म। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर तीन तरह के स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है सिस्टर्ने, फिर ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। जो सिस्टर्ने होता है वो ये जो लंबे लंबे आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक के ऊपर एक ऐसे स्टॉक बनाता है, इनको सिस्टर्ने कहता है, जो कि मेन बॉडी बनाते हैं गोल्गी बॉडी की। उसके बाद में ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके साइड साइड में छोटे छोटे ब्रांच्ड टाइप की सेम ऐसे ही और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। और फिर वेसिकल्स, ये छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। और वेसिकल्स भी इसमें वैसे कुछ ट्रांजिशन वेसिकल्स होते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। जो ट्रांजिशन वेसिकल्स होते हैं वो सिस फेस की तरफ होते हैं और सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं वो ट्रांस फेस की तरफ होते हैं। अब आपको इसमें ये सिस और ट्रांस फेस इसका इम्पोर्टेंट है, समझने की जरूरत है कि सिस फेस किसको कहते हैं गोल्गी बॉडी के और ट्रांस फेस किसको कहते हैं। तो सिस फेस कहते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की तरफ होता है, वो है सिस फेस। जैसे कि ये अपना न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और इसकी तरफ ये जो फेस है, ये कॉन्वेक्स फेस जो है, इसको हम सिस फेस कहेंगे गोल्गी बॉडी का। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, जो कॉन्केव सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है ट्रांस फेस। तो ये दो फेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिस फेज कौन सा है और ट्रांस फेज कौन सा है। जो सिस फेज है उसको फॉर्मिंग रीजन भी कहते हैं, और जो ट्रांस फेज है उसको मैच्योरेशन फेज या मैच्योरेशन रीजन भी कहा जाता है। तो अब इसके बारे में, ये मैच्योरेशन फेज इसको क्यों कहा जाता है, इसको फॉर्मिंग फेज क्यों कहा जाता है, ये हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। उससे पहले इसका ओरिजिन और फंक्शन का पढ़ लेते हैं। उसके बाद में ओरिजिन, इसका ओरिजिन जनरली या तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग गोल्गी बॉडीज होते हैं उन्हीं से होता है, या फिर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उसकी मेम्ब्रेन से होता है। अब जो इनका मेजर फंक्शन है, यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है। इसका मेजर फंक्शन है वो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सॉर्टिंग है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, स्पेशली किसका, प्रोटीन का और लिपिड्स का।
इसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स का ग्लाइकोलाइजेशन होता है, यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं और फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होता है प्रोटीन्स के ऊपर। उसके बाद में इसका पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग किस में होता है? ये जो वेसिकल्स होता है इनका मेन रोल होता है पैकेजिंग में। और सॉर्टिंग मीन्स इनका अब पैकेजिंग होने के बाद में वो इंडिविजुअल कौन सी ऑर्गेनेली के पास भेजना है या सेल से बाहर भेजना है, उसका काम भी ये गोल्गी बॉडी का ही होता है। अब जैसे ये हमने बात की, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर है राइबोसोम्स। इसको अगर हम थोड़ा इसका जूम्ड इमेज देखें तो जैसे ये इसकी अगर हम बात करें, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ये इसके ऊपर ये सपोज ये राइबोसोम्स लगे हैं। अब ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे भी सेम, ये ल्यूमन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन गई है। अब क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये वेसिकल्स के अंदर बडिंग, ऐसे बडिंग फॉर्म में ऑन कर दिया। अब क्या है कि ये जैसे राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स बनाए। अब वो पॉलीपेप्टाइड्स इसके अंदर पैक होंगे, जैसे भी पैक होके, और वापस से ये वेसिकल्स के अंदर ये पैक हो गए। यहाँ से भी ये ऐसे बडिंग फॉर्म में पहले निकला, फिर ये इंडिविजुअली ऐसे इसके अंदर पैक हो गए। पैक होने के बाद में क्या होगा कि ये यहाँ पे गोल्गी बॉडी के पास जाएंगे, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, यहाँ पे इनके साथ फ्यूजन होगा गोल्गी बॉडी के अंदर। गोल्गी बॉडी के अंदर फ्यूजन होने से ये ऐसे हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे फ्यूजन होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस टाइप से इनके अंदर फ्यूजन होगा और ये प्रोटीन इधर आ जाएगा। अब जैसे हम इधर समझे, ये फ्यूजन के बाद में फिर जैसे यहाँ पे फ्यूजन हुआ, ये इसके अंदर गया, फिर यहाँ से वापस एक वेसिकल्स निकला, वो ऐसे गया, फिर वापस निकला, फिर वापस ऐसे गया। तो ये इस टाइप से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और साथ साथ में मॉडिफिकेशन किस रूप में होता है? मिथाइलेशन हो सकता है, एसिटाइलेशन हो सकता है, उसके अंदर से कुछ अमीनो एसिड्स को तोड़ा जा सकता है, और भी कुछ एडिशन जैसे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो सकता है, उसके ऊपर जैसे कार्बोहाइड्रेट शुगर का एडिशन हो सकता है। तो उस तरह से इनके ऊपर मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन होके तो यहाँ पे क्या होता है? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस, और प्रोटीन का सिंथेसिस होने के बाद में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। एक्चुअल में वो यहाँ पे होता है गोल्गी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन को हम लोग प्रोटीन के लिए क्या कहेंगे? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है यहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है? मॉडिफिकेशन होने के बाद ये अब जो ट्रांजिशन वेसिकल्स है, जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स हैं, वो हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जो सिस फेस की तरफ जो गोल्गी बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं, वो ट्रांजिशनल वेसिकल्स कहलाते हैं। ऐसे वेसिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से लेके गोल्गी बॉडी तक आते हैं, वो ट्रांजिशनल वेसिकल्स हैं। उसके बाद में सिक्रीटरी वेसिकल्स कौन से हैं? जो कि गोल्गी बॉडी से निकल के या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे या फिर जिस भी ऑर्गेनेली के अंदर जाना है वो वाले सिक्रीटरी वेसिकल्स कहलाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि सेकेंड थिंग मॉडिफिकेशन हो गया। अभी हमने मॉडिफिकेशन की बात की कि वो या तो अमीनो एसिड्स उसके अंदर टूटेंगे या फिर कुछ उसके अंदर शुगर ऐड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो मॉडिफिकेशन होगा। पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग किसके अंदर होगा? ये वेसिकल्स के अंदर पैकेजिंग होती है। और उसके बाद में सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि किस उसको सेल से बाहर भेजना है या सेल की किसी ऑर्गेनेली के अंदर भेजना है। अब ये वेसिकल्स हैं यहाँ पे, सपोज ये वेसिकल्स के अंदर यहाँ पे अब ये प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को सेल से बाहर भेजना है या फिर इसको न्यूक्लियस में भेजना है या फिर इनको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है। तो ये कहलाता है सॉर्टिंग, प्रोटीन सॉर्टिंग।
कि उसको कहाँ भेजना है ये भी कौन डिसाइड करेगा? गोल्गी बॉडी के अंदर। गोल्गी बॉडी के अंदर खूब सारे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अब वो अलग अलग डिसाइड करता है कि अलग अलग वेसिकल्स के अंदर उनको डालता है और कि किस किस ऑर्गेनली के अंदर भेजना है। तो ये काम भी गोल्गी बॉडी का है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि वो मॉडिफिकेशन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ग्लाइकोसाइलेशन करता है, किसका? प्रोटीन्स का, लिपिड्स का। ग्लाइकोसाइलेशन गोल्गी बॉडी के अंदर ही होता है। सेकेंड, ये पैकेजिंग करता है। किसके अंदर पैकेजिंग करता है? वेसिकल्स के अंदर पैकेजिंग होती है उनकी। और उसके बाद में सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग यानी कि उसको कहाँ भेजना है, इधर ऑर्गेनलीज के अंदर भेजना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेजना है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेजना है। तो ये काम भी किसका है? गोल्गी बॉडी का है। उसके बाद में फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन कब होता है? जब साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन के टाइम दो सेल्स बनते हैं, दो नए सेल्स बनते हैं, तो उनके बीच में वो जो सेल प्लेट बनती है वो फ्रेगमोप्लास्ट, छोटे छोटे फ्रेगमोप्लाज्म बनते हैं और वो प्रॉपर फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन होके दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। थर्ड थिंग है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन। सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है गोल्गी बॉडी का। कैसे? कि जो सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, उनका फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी के अंदर ही होता है। उसके बाद में लाइसोसोम वगैरह जो ऑर्गेनली है वो भी इन्हीं के थ्रू, इसके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से, दोनों की मदद से बनती है। तो ये प्रॉपर पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सॉर्टिंग का है। और ये कैसे ये काम करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई होती है, उससे फिर कैसे ये गोल्गी बॉडी जुड़ा हुआ होता है और उस आगे ये कैसे सॉर्टिंग करता है, ये आपको समझ हुआ होना चाहिए। इनकी एग्जैक्ट पोजीशन यही होती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में ही गोल्गी बॉडी होगा। और सिस और ट्रांस फेस किस तरफ होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। सिस फेस ये इस तरफ है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। ट्रांस फेस किस तरफ है? जो ये जो कॉन्केव सा पार्ट है जो दूर है इससे, वो ट्रांस फेस है। तो ये पूरा हमारे गोल्गी बॉडी के बारे में था। थैंक यू।